वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां देख रहे होंगे, आज हमारा जो लेक्चर है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पर रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये आज हमारा पहला लेक्चर है। इसके अलावा 2 लेक्चर और बनेंगे और होपफुली वो आपको संडे वाले दिन ही प्रोवाइड करा दी गई। एक लेक्चर आपका दिन में आएगा और एक आपका शाम में आएगा। तो मतलब माइटोसिस दिन में आपको बता दिया जाएगा और मियोसिस आपको शाम के लेक्चर में क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम सेल साइकिल के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स। आप सभी जानते हैं कि भाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये डिपेंड करता है कि वो डिवाइड कर रहा है या फिर वो सेल इनलार्ज कर रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये सेल है और ये सेल क्या होगी, एनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ग्रोथ हुई है। और इसके अलावा मैं अगर कहूं एक सेल से 2 सेल बन गई, एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हुआ चलूं, यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, यहाँ मैं आपको बता दूं, द मैकेनिज्म्स ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेल रिप्रोडक्शन। मतलब जो मैकेनिज्म है डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स का, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या नाम देते हैं, सेल रिप्रोडक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर सेल साइकिल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेल साइकिल ही है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मियोसिस और माइटोसिस के कल वीडियोस क्या है आप लोगों को मिल जाएंगे संडे वाले दिन ही, और संडे के दिन भी आप लोगों को क्या है ये लेक्चर दिए जाएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ ए सेल ड्यूरिंग विच ए सेल सिंथेसाइज डीएनए ग्रोज एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। अगर आप किसी से भी पूछे कि भाई सेल साइकिल क्या है, तो हम कहते हैं एक लाइफ पीरियड है सेल की, जिस दौरान आपको डीएनए रेप्लिकेशन और साथ में सेल क्या करती है, ग्रो करती है और डिवाइड करती है कितने, 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये सेल है, सेल सबसे पहले क्या होगी, एनलार्ज होगी। लो जी भाई, सेल ग्रोथ हो गई इसके अंदर। अब फिर क्या होगा, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी। तो कैरियोकाइनेसिस होगी तो इसका मतलब यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे और फिर ये 2 सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये है जी सेल साइकिल के अंदर। तो सेल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, कहने का मतलब साइटोप्लाज्म की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, अकर्स ओनली ए स्पेसिफिक स्टेज। जहां पर सेल ग्रोथ हो रही है, मतलब सेल ग्रोथ आपको G1 फेज के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको अभी ऑलरेडी आगे बताऊंगा। तो ध्यान रखना, जहां पर सेल ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, तो वहां डीएनए सिंथेसिस आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि डीएनए सिंथेसिस फिर कहां होती है, तो डीएनए सिंथेसिस के लिए एक पर्टिकुलर फेज होती है जहां पर केवल और केवल डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, डेवलप। सेल साइकिल की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, उसमें आ जाते हैं ह्यूमन सेल। हम अपनी ही बात कर लेते हैं। तो हमारी जो सेल है, अगर मान लीजिए एक सेल से 2 सेल बनने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे जी 24 आवर लगेंगे, 24 घंटे का समय लगेगा। मतलब पूरा एक दिन लगेगा एक सेल से 2 सेल बनने में। और वहीं अगर मैं फंगस की बात करता हूं, यूनिसेलुलर फंगस की, यीस्ट जिसका एग्जांपल है, वो 90 मिनट में क्या होता है, डबल होता है। ऐसे ही अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, तो बैक्टीरिया में जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ई कोलाई, तो वो 20 मिनट्स में क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, मतलब डिवाइड करता है। मतलब 20 मिनट्स में एक सेल से 2 सेल्स क्या है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी जानना है कि फेजेज ऑफ सेल साइकिल क्या क्या होते हैं। फेजेज ऑफ सेल साइकिल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरफेज और एम फेज। सेल साइकिल जिसके अंदर 2 बेसिक फेजेज आपको देखने को मिल जाएंगे, इंटरफेज और एम फेज। अब यहां देखिएगा, ये जो आपको येलो कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, तो हम कहेंगे तीनों फेजेज इंटरफेज के पार्ट कहलाएंगे। किसके पार्ट कहलाएंगे, इंटरफेज के पार्ट कहलाएंगे। ठीक है। और ये क्या है,
ये जो ब्लू कलर में है इसको हम बोलेंगे एम फेज, और यहाँ पर ये जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और यहाँ ये जी नॉट फेज है भाई, कौन सा फेज है? जी नॉट। जी नॉट फेज के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्विसेंट फेज कहते हैं। क्विसेंट फेज मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी जो सेल है ना वो लगभग आपको क्विसेंट फेज में ही देखने को मिलती हैं, और ये सेल क्या होती है? एक्टिव होती है। देखिए जब जरूरत पड़ती है तभी ये क्या करती है? डिवाइड करती है। मतलब जरूरत पड़ने पर ही ये सेल्स क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, अन्यथा ये जी नॉट फेज के अंदर ही क्या है? सर्वाइव करती रहती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहां देखें, देखिए जो सेल है अगर मान लीजिए कि वो सेल डिवीजन के लिए जा रही है, सेल डिवीजन के लिए जा रही है, तो सबसे पहले क्या होगा? तो आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ किस में होगी? तो G1 फेज में। कौन से फेज में? G1 फेज आपको देखने को मिलेगा। और वहीं एस फेज, मतलब एस फेज एक पर्टिकुलर फेज है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे? यहाँ पर डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और ये कौन सा फेज है? तो आप कहेंगे G2 फेज। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज डबल हो जाती है। ये आपको मतलब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में ही। फिर उसके बाद आता है जी एम फेज। एम फेज में ये ड्रामेटिक फेज बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये डिफरेंट फेजेस क्या है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और लास्ट में फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, मतलब एक सेल से दो सेल में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। तो आपने कभी भी पहले पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि दो इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस, एंड देन आफ्टर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और वहीं साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ सेल। तो इसका मतलब पहले सेल के अंदर डीएनए क्या होगा? डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या करता है? उस सेल का डिवाइड करता है, और इस प्रकार से एक सेल से दो सेल्स क्या हो जाती है? फॉर्म हो जाती है। तो याद रखेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, दो फेजेस आपको याद करने हैं, इंटरफेज और एम फेज। सबसे बड़ा फेज कौन सा है? इंटरफेज बोलेंगे। इंटरफेज सबसे बड़ा है क्योंकि 95% जो टाइम है ना वो केवल और केवल इंटरफेज ही लेता है, और मात्र 5% जो टाइम है वो एम फेज लेता है। ठीक है भाई। तो इसका मतलब जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए वो लगभग 95% टाइम क्या करती है? कैरी करती है। अगर मान लो ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं तो 23 आवर्स केवल और केवल इंटरफेज में ही आपको देखने को मिलेगा। केवल आखिरी का जो 1 घंटा है वो आपको एम फेज क्या है उसका देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला आपको यहाँ पर दिखा रखा होगा इंटरफेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद कर दीजिएगा कि इंटरफेज का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे रेस्टिंग फेज है। अब ये जो फेज है ना दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं इंटरफेज। इसके अंदर क्या है? सेल ग्रोथ होती है, डीएनए सिंथेसिस होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, और ये लगभग 95% से भी ज्यादा क्या है यहाँ पर ड्यूरेशन आपको सेल साइकिल का क्या है? केवल और केवल इंटरफेज में ही आपको देखने को मिलता है। इंटरफेज को 3 फेजेस में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है, जैसे कि गैप 1 फेज, सिंथेसिस एस फेज और गैप 2 फेज। थोड़ा बहुत तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बता ही दिया कि भाई गैप 1 में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा, गैप 2 में क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा क्या है यहाँ पर डिटेल से आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखिए भाई गैप 1 फेज को हम क्या बोलते हैं? G1 फेज भी बोलते हैं, और एंटी फेज के नाम से भी जानते हैं। ANTE फेज, एंटी फेज के नाम से जानते हैं। पहला ग्रोथ फेज है भाई, सबसे पहला ग्रोथ फेज इसको कहा जाता है। या पर आपको मैं बता देता हूं, इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ये माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में क्या है आपको देखने को मिलता है? गैप 1 फेज। या आप ऐसे देख लें कि एम फेज और एस फेज के बीच में जो फेज होता है, पहले ध्यान रखिएगा, एम फेज से एस फेज के बीच में, है ना, एम फेज से एस फेज के बीच में जो फेज होता है तो हम उसको क्या नाम देंगे भाई? हम उसको नाम देंगे गैप 1 फेज। क्या नाम बोलेंगे हम? गैप 1 फेज, या फिर एंटी फेज के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए भाई गैप 1 फेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? लगातार देखिएगा यहाँ पर जो सेल है उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ क्या है आपको देखने को मिलेगी। सेल यहाँ पर थोड़े से क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए डीएनए थोड़ा सा क्या है? डैमेज है, तो रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड होने से पहले क्या है? ये सारी मशीनरी यहाँ पर काम कर रही होती है।
चेक कर रही होती है कि भाई पूरी तरीके से जो सेल है वो डिवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसमें जो डीएनए कंटेंट है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको क्या कर देंगे, रिपेयर करने का काम करते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होती है, फॉर्म होती है। ये प्रिपेयर मशीनरी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ये देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी मशीनरी की आवश्यकता है वो यही इसी फेज के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन की ही सिंथेसिस क्या है आपको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस भी आपको क्या है देखने को मिलता है, इवन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी आपको देखने को मिल जाएगा गैप 1 फेज में। तो क्या क्या याद करना है गैप 1 फेज में, इसको एंटी फेज के नाम से जाना जाता है, ग्रोथ फेज कहा जाता है इसको। नंबर दूसरी बात क्या है कि ये एम फेज और एस फेज के बीच में पाया जाने वाला फेज है, और इस इवेंट में हमें लगातार क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है सेल की। और सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इट मींस कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, बल्कि रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है जी। और यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी मशीनरी की आवश्यकता होती है वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिपेयर होती हैं। और इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आरएनए की सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन की सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे उसको ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे एस फेज। अगर मैं एस फेज की बात करता हूं तो इसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं या सिंथेसिस फेज भी बोल देते हैं, है ना। एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब है कि भाई इस फेज में किसी ना किसी चीज की सिंथेसिस होगी। तो यहां मैं आपको बता दूं डीएनए रेप्लिकेशन क्या है आपको यहां देखने को मिल जाएगा। यहां पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं कहूं यहां पर जी गैप 1 फेज में मेरे पास डीएनए का अमाउंट 2C था, तो एस फेज में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। यही तो कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल हो रहा है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या नहीं होते हैं, इंक्रीज नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 23 पेयर क्रोमोसोम हैं तो आपको G2 फेज में भी आपको सॉरी एस फेज के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, 23 पेयर ही क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 23 पेयर ही आपको देखने को मिलेंगे। यहां हो सकता है कि क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड मौजूद हो और यहाँ जो क्रोमेटिड है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इस प्रकार से देखिए 2 क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं, यहाँ 1 क्रोमेटिड नजर आ रहा है, बस फर्क इतना है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होते। और वही अगर मैं बात करता हूं एनिमल सेल्स की, तो यहाँ रेप्लिकेशन क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट हो जाती है, और जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस के पास ही सेंट्रियोल पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर, जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो भैया वो भी डबल हो जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये सेंट्रियोल है, ये क्या है, सेंट्रियोल। तो ये जब डुप्लीकेट होंगे तो इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे, सेंट्रोजोम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सेंट्रोजोम बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे ये, तो मैं कहूंगा जी 2 बन जाएंगे सेंट्रोजोम। कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर। तो आपने देखा कि एस फेज को सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है या सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। वहीं एनिमल सेल की अगर मैं बात करता हूं तो रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होती है, और वहीं सेंट्रियोल जो डिवाइड होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब सेंट्रियोल भी डबल हो जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर G2 फेज, जिसको गैप सेकंड फेज के नाम से हम जानते हैं। ये सेकंड ग्रोथ फेज है। देखो फर्स्ट ग्रोथ फेज किसको कहा हमने, G1 फेज को कहा, और G2 फेज को क्या कहते हैं, सेकंड ग्रोथ फेज कहते हैं। अब यहाँ पे सेल की जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है। यहाँ पर भी आरएनए और प्रोटीन क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। कौन सा प्रोटीन यहाँ पर बनता है, अगर कोई बताना चाहे तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, तो याद रखिएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था केवीएस के अंदर। तो भाई कौन सा प्रोटीन है जो G2 फेज के अंदर क्या है, बनता है, तो उसका नाम है ट्यूबुलिन, जो कि फर्दर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। यहाँ जो सेल है वो प्रिपेयर हो जाती है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। यहाँ बोल सकते हैं एम फेज के लिए क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो क्या क्या याद रखना है, G2 फेज में सेकंड ग्रोथ फेज है, सेल ग्रोथ लगातार इसमें होती रहती है। यहाँ आरएनए और प्रोटीन क्या है, लगातार बनते रहते हैं, और सेल माइटोसिस के लिए क्या हो जाती है, प्रिपेयर। कौन सा प्रोटीन यहाँ पर बनता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है यहाँ पर फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है भाई यहाँ पर
कि जो लास्ट का जो 1 आवर है, जैसे मान लो ह्यूमन सेल डिवाइड करती है तो आखिरी का 1 घंटा बचेगा ना, 23 आवर्स तो क्या है इंटरफेज में ही बीत जाएंगे। तो अब बचा कौन सा, तो हमने कहा कि 1 आवर, तो उसमें हम कहेंगे जी एम फेज, माइटोसिस फेज के नाम से इसको जानते हैं। अब इसलिए जो एक्चुअल क्या है, यहाँ पर ही सेल डिवीजन क्या है आपको देखने को मिलती है। एक्चुअल में एम फेज में ही सेल डिवीजन आपको देखने को मिलती है। ह्यूमन सेल साइकिल की बात करें तो आखिरी का 1 घंटा आपको केवल एम फेज में ही देखने को मिल जाएगा। एम फेज में क्या होगा, तो यहाँ कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को। और एक चीज याद रखना, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो क्या नहीं करती हैं, डू नॉट शो डिवीजन मतलब डिवाइड नहीं करती हैं। और जब नहीं करती हैं तो वो एग्जांपल कौन सा है, हार्ट सेल। हार्ट सेल के अलावा एक और याद रख लेना भाई, नर्व सेल। इसके अलावा और क्या याद करोगे, नर्व सेल भी क्या नहीं करती हैं, डिवाइड नहीं करती। बहुत सारे ऐसे भी सेल्स हैं जो ओकेजनली क्या करती है, डिवाइड करती है। मान लीजिए कहीं पर डैमेज हो गया, हमारे बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, तो वहां बहुत सारी सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो उस एरिया के अंदर सेल डिवीजन क्या है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे सेल का टाइम पीरियड आपकी बॉडी के अंदर पूरा होता जाएगा, वो रिप्लेस होती जाएंगी नई सेल्स के थ्रू, ठीक है भाई। और एक चीज और याद रखना, जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है, फर्दर एग्जिट G1 phase and enter an inactivate stage called the quiescent stage। मतलब बहुत सारी ऐसी भी सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करती, ठीक है, तो G1 फेज को छोड़ देती है, तो कौन से फेज में चली जाएंगी, तो मैं कहूंगा G0 फेज में चली जाएंगी, जिसको हम क्विसेंट स्टेज के नाम से जानते हैं या क्विसेंट फेज के नाम से जानते हैं, जहां पर सेल्स तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं करती, बट डू नॉट प्रोलिफरेट। कहने का मतलब वो आगे क्या नहीं करती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं आज का जो टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। 3 ही क्वेश्चंस हैं आज के लिए, तो कल मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। लगभग मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 क्वेश्चन कल हम करेंगे, और इतने ही क्वेश्चन फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो वीडियो है हमारी वो HPSC स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड है। इसके अलावा एस्टेट का भी दे रहे हैं एग्जाम, या KVS, NVS, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड ये सारी की सारी मेरी वीडियो है। और आपको केवल और केवल ये क्वेश्चंस रिवाइज करके जाने हैं, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। आप टेंशन ना लें, आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट क्या है मेरी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है, सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन इंटरफेज कहां होगा भाई, कौन से फेजेस में आपको सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA देखने को मिलता है, G1, S, G2 या M। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो हम क्या कहेंगे, S फेज के अंदर क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है। याद रखिए DNA कंटेंट डबल होता है S फेज के अंदर, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते। ये बात बिल्कुल कान खोल के याद रख लेना भाई, पहले बता रहा हूं क्योंकि यहाँ मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। दूसरा है इन द सोमेटिक सेल। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम होगा कि सोमेटिक सेल्स क्या होती है। देखो सोमेटिक सेल का मतलब होता है वो सेल जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं करती। हमारी बॉडी में जो सेल गैमेट फॉर्म करती है वो तो गैमेटिक सेल्स कहलाएगी। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सब की सब सोमेटिक सेल्स कहलाती है। तो आपको बताना है सेल साइकिल में क्या होगा, सोमेटिक सेल साइकिल में DNA कंटेंट इन G1 फेज इज डबल। देखो DNA कंटेंट G1 फेज में कभी भी डबल नहीं होता, क्योंकि G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो ये तो गलत हो गया भाई आपका स्टेटमेंट। दूसरा है DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S फेज। बिल्कुल सही बात है, DNA रेप्लिकेशन आपको S फेज में देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही। ए शॉर्ट इंटरफेज, इंटरफेज कभी भी शॉर्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग इंटरफेज क्या है आपको देखने को मिलेगा। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज। G2 फेज फॉलो करती है माइटोटिक फेज को? नहीं। माइटोटिक फेज क्या है, ध्यान रखें, G2 फेज कभी भी माइटोटिक फेज को फॉलो नहीं करती है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, B। DNA रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है, S फेज में। किसमें, सोमेटिक सेल साइकिल। याद रखिएगा कैसे भी सेल हो, कैसे भी सेल हो, DNA रेप्लिकेशन केवल और केवल S फेज में ही क्या है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, at which stage of the cell cycle histone proteins are synthesized in a eukaryotic cell। याद रखिए हिस्टोन प्रोटीन्स कहां बनते हैं, तो ये मैंने आपको नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये एस फेज में बनते हैं भाई।
तीन चीजें याद रखिएगा एस फेज के अंदर। क्या क्या याद रखना है, तो आप कहेंगे एक तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वहां पर, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, और एक आपको क्या है सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं वहां पर, सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं। और तीसरी बात आपको जो याद रखनी है वो है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी यहां पर क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। किस फेज में, एस फेज के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।